वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ए कल्चर एंड इट्स टाइप्स। कल्चर यानी कि संस्कृति, संस्कृति यानी संस्कार, और संस्कार जो हम बचपन में सीखते आ रहे हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो एरिस्टोटल ने एक बार कहा था ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उनका मानना था कि जो ह्यूमन है और जो एनिमल है वो जब जन्म लेते हैं तो वो अनकॉन्शियस होते हैं, यानी कि उनको कुछ पता नहीं होता कि उन्होंने दुनिया में आके क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कल्चर होता है, यानी कि किसी भी तरह कोई कल्चर हमें एनिमल के केस में देखने को नहीं मिलता। लेकिन ह्यूमन जब आता है एज ए अनकॉन्शियसली तो वो एक्सीडेंटली किससे मिल जाता है? कल्चर के साथ। और जब वो कल्चर के साथ मिलता है तो उसका जो कल्चर है वो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है और उसकी लाइफ को बहुत ईजिली ड्राइव करता है। तो ह्यूमन और एनिमल में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों में फ़र्क करने वाला जो है वो है कल्चर, जो कि टाइम के अनुसार डेवलप होता रहता है और हर एक इंडिविजुअल में कुछ वैल्यूज़ डाल के उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करके उसको आगे ड्राइव करता है। तो इसलिए एरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल, यानी कि ह्यूमन जो है वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको किसी न किसी के साथ रहना ही होगा, चाहे वो कोई ग्रुप हो, फैमिली हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो वो आइसोलेशन में नहीं रहेगा बल्कि झुंड में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, यूनिट में रहेगा। तो इसलिए एरिस्टोटल ने ये बात कही थी। अब सोशोलॉजिस्ट के अनुसार कल्चर क्या है? देखो, कल्चर कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज़। सोशोलॉजिस्ट का मानना है कि कल्चर में वैल्यूज़ होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में। तो वैल्यूज़ बेसिकली क्या है? जो हम चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और कुछ चीज़ें जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है उसे हम कह देंगे कि वो हमारी वैल्यू है, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली वैल्यू का मतलब होता है कि क्या आप चूज़ करते हो और क्या आप चूज़ नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई है, ए है और ए को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो उसके लिए कुछ भी कर जाएगा। बी के लिए अगर फुटबॉल खेलना पसंद है तो फुटबॉल उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू मीन्स कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। बिलीफ सिस्टम आता है कि आपका विश्वास क्या है। देखो, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में कई तरह के फेथ होते हैं। हमें किसी न किसी के ऊपर विश्वास करना ही पड़ता है, तभी हम अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे किसी के ऊपर तो मे भी हमारी लाइफ अच्छे से ड्राइव नहीं हो पाएगी। तो बिलीफ सिस्टम ह्यूमन की माइंड की एक टेंडेंसी होती है कि उसे किसी न किसी के ऊपर विश्वास करना ही पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज़ जो है वो कल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद आता है लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज सिस्टम क्या है? इंसान जब धरती पे आया था तो उसे नहीं पता था कि किस तरह से हमें सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, या भाषा भी हम बोल सकते हैं। वो बोलते ही नहीं थे, वो बस धीरे धीरे उन्होंने सिंबल्स को डेवलप किया और एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशंस क्रिएट करते थे। लेकिन सिंबल्स जैसे जैसे क्रिएट हुए, टाइम के अनुसार टाइम आगे बढ़ता गया और लैंग्वेज का निर्माण हो गया। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कल्चर का, क्योंकि लैंग्वेज से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो किस कल्चर से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हरियाणवी है, अगर आप उससे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हरियाणा के कल्चर से बिलोंग करता है। उसी तरह से पहाड़ी हो गया, कश्मीरी हो गया, तमिल, मलयालम या नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी भाषाएँ बोली जाती हैं, तो भाषाओं से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल किस कल्चर से बिलोंग करता है। तो प्रैक्टिसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीपल जो है वो कई तरह की प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, जैसे होली का फेस्टिवल हो गया, दिवाली का फेस्टिवल हो गया, एक साथ सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, जो कि हम कलेक्टिवली करते हैं, यानी कि एक साथ करते हैं। तो इससे पता चलता है कि कौन किस कल्चर से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है। तो सोशोलॉजिस्ट का यही कहना है कि कल्चर जो है वो कंसिस्ट करता है वैल्यूज़, बिलीफ, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिसेस जो पीपल शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें फिर ट्रांसफ़र होती हैं जनरेशन टू जनरेशन। उसी चीज़ को हम बोलते हैं कल्चर। अब सोशोलॉजिस्ट जो है वो कल्चर को दो तरह से देखते हैं, एक मटेरियल कल्चर और एक नॉन मटेरियल कल्चर। बेसिकली मटेरियल कल्चर क्या है? वो चीज़ें, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल कल्चर। हर एक सोसाइटी में, हर एक कल्चर में आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी
जो किसी दूसरे कल्चर से बहुत अलग होंगी। फॉर एग्जांपल मटेरियल कल्चर में टूल्स आपको हर एक कल्चर में अलग अलग देखने को मिलेंगी। वेपन्स, यूटेंसिल, मशीन्स आपको अलग तरह से देखने को मिलेंगी जो दूसरी सोसाइटी दूसरे कल्चर से बहुत अलग होंगी। ऑर्नामेंट्स हो गए, आर्ट हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, मोनूमेंट्स हो गए, रिटन रिकॉर्ड्स हो गए। देखो बिल्डिंग्स अगर आप चाइना में जाएंगे तो आपको बिल्डिंग्स अलग मिलेंगी, इंडिया में जाएंगे बिल्डिंग्स अलग मिलेंगी, यूरोप की सभी कंट्रीज़ में जाएंगे आपको बिल्डिंग्स अलग मिलेंगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मटेरियल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मोनूमेंट्स अगर आप देखेंगे, ताजमहल देखेंगे या फिर आप कोई और कल्चर की मोनूमेंट्स देखेंगे तो आपको अलग अलग नज़र आएगा, उसमें अलग अलग मोनूमेंट्स आपको नज़र आएंगे जो कि एक डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पुराने रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि पुरानी सोसाइटी का पुराना कल्चर किस तरह से रहा है। रिलीजियस इमेजेस से हमें पता चलता है कि कल्चर क्या है। क्लॉथिंग, एनी अदर पॉन्ड्रेबल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस्ड और यूज्ड बाय द ह्यूमंस। तो बेसिकली ये सारा मटेरियल कल्चर ही है। आगे अगर हम नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें तो बेसिकली ये होती है हमारे दिमाग की उपज, यानी कि हम क्या सोचते हैं, कौन सा हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर में आइडियाज़ क्या हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस, जो चीज़ें अभी फिजिकली एग्जिस्ट करती ही नहीं हैं उनको हम कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। तो नॉन मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एस्पेक्ट। इंटेंजिबल होता है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही हम छू सकते हैं, सच ऐसे वैल्यूज़ एंड बिलीफ, जो हमारा विश्वास है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जो मैंने अभी आपको बताया, आइडियाज़ हो गए, दैट शेप हु वी आर एंड मेक अस डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अदर सोसाइटी। हम दूसरी सोसाइटी से अपने आप को तभी अलग कर सकते हैं जब हमारा मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर दोनों अलग होगा। स्पेशली फोकस रहेगा नॉन मटेरियल कल्चर, क्योंकि हर किसी के आइडियाज़ सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो ये है नॉन मटेरियल कल्चर। अब सोशोलॉजिस्ट के लिए कल्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस है सोशल ऑर्डर। अगर किसी सोसाइटी में कल्चर है तो उस सोसाइटी में सोशल ऑर्डर भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरह का सिस्टम बना होगा कि हम सभी को इस सिस्टम को मेंटेन करके रखना है, इस सिस्टम को डिनाई नहीं करना है। इस सोशल ऑर्डर से क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में क्राइम बहुत कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम धर्म को मानते हैं या हम रिलीजन को मानते हैं या किसी को भी हम फेथ करते हैं तो उसके प्रति हमें एक डर रहता है कि अगर हमने कुछ भी लाइफ में गलत कार्य किया तो ऑफ कोर्स हमें ईश्वर दंडित करेंगे। तो ये एक सोशल ऑर्डर बना हुआ है कि आपके लिए कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य आपके लिए गलत है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो इसे हम बोलते हैं सोशल ऑर्डर। फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूं, इमाइल डर्खाइम, तो इमाइल डर्खाइम बोलते हैं कि बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि सोसाइटी को एक साथ रखा जा सके। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमन जो है वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता, तो अलग नहीं रह सकता, एक साथ रखने के लिए तो सोशल ऑर्डर भी ज़रूरी है। तो इमाइल डर्खाइम बोलते हैं कि नॉन मटेरियल कल्चर और मटेरियल कल्चर दोनों ज़रूरी है ताकि सोसाइटी को एक साथ रखा जा सके। अभी हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में मार्क्स जो हैं वो कल्चर को कैसे देखते हैं? मार्क्स थोड़ा नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं कल्चर को। उनका मानना है कि कल्चर जो है वो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि रूलिंग क्लास जो होती है, जिनके पास सत्ता होती है, पावर होती है, वो कल्चर को क्रिएट करते हैं ताकि वो ओप्रेस कर सके, रिप्रेस कर सके प्रोलिटेरिएट, जो गरीब क्लास, जो मजदूर क्लास के लोग होते हैं, उनको रिप्रेस किया जाता है। तो बेसिकली रूलिंग क्लास का ही ये एक एलिमेंट है, कंपोनेंट है कि इन इक्वालिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कल्चर को और भी ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। तो इसलिए मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल, कि जब तक रिलीजन रहेगा, जब तक धर्म रहेगा, तब तक किसी भी तरह से पीपल जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो बोथ थ्योरिस्ट वर राइट अबाउट द रोल दैट कल्चर प्लेज इन सोसाइटी। अब जो इमाइल डर्खाइम ने बोला था और जो मार्क्स ने बोला था, दोनों ने सही बातें कही थी। यस, कल्चर एक फोर्स है जो कि ऑपरेशन और डोमिनेशन को प्रमोट करता है, लेकिन ये क्रिएटिविटी को भी प्रमोट करता है, एक सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखता है, बुरी चीज़ों को रेसिस्ट करता है, लोगों को उसके राइट्स भी देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्क्स सही हैं या इमाइल डर्खाइम सही हैं, दोनों अपनी जगह में सही हैं, लेकिन दोनों ये चीज़ इलेबोरेट नहीं कर पाई हैं कि एक्चुअल में कल्चर का क्या रोल है। कल्चर नेगेटिव और पॉजिटिव तो उन्होंने बता दिया, लेकिन कल्चर क्रिएटिव भी है या डोमिनेटेड है या ऑपरेशन है, ये चीज़ कम्प्लीटली अभी उन्होंने एविडेंस दे के ये चीज़ साबित नहीं की है। तो इट इज़ आल्सो ए डीपली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
सो विदाउट इट वी वुड नॉट हैव रिलेशनशिप और सोसाइटी। लेकिन एक बात इसमें साबित होती है कि अगर कल्चर है तो कल्चर में हम सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखते हैं। अगर सोशल रिलेशनशिप नहीं होगा, कल्चर नहीं होगा, तो हम किसी भी तरह से सोसाइटी में रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकते और कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सभी एक दूसरे को मारते दिखते फिरेंगे। तो यही था कल्चर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।